नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जी के विद विक्रम सिंह चौहान। आधुनिक भारत का इतिहास। आज आधुनिक भारत के इतिहास में हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम आधुनिक भारत के इतिहास के 2 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें हमने पहले वीडियो में देखा था आधुनिक भारत का सिलेबस, एक परिचय देखा था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम कौन कौन सी चीजों को आधुनिक भारत में पढ़ने वाले हैं। विस्तार से उनका अध्ययन करेंगे। कल हमने चर्चा की थी आधुनिक भारत के पहले पार्ट, जिसका नाम था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो कल हमने देखा था कि ऐसा क्या रीजन हुआ कि यूरोपीय कंपनियों को भारत में आने की आवश्यकता हुई, उनके मार्ग में कौन सी बाधाएं आ गई थी। जैसे हमने डिस्कस किया था कि 1453 में कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, जिससे यूरोपीय कंपनियों का जो स्थल मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया। एक मार्ग और था जहां पर वेनिस ने अपना एक अधिकार कर लिया, इस वजह से वो वहां से भी नहीं आ सके। इसीलिए यूरोपीय देशों में ये होड़ मची कि भारत के लिए एक नया मार्ग खोजा जाए। और 3 व्यक्तियों को डिस्कस किया हमने। बार्थोलोमेव डियोज ने अफ्रीका महाद्वीप के अंतिम बिंदु यानी आशा अंतरीप तक पहुंचा, उस आशा अंतरीप की खोज की, जिसे कैप ऑफ गुड होप कहा गया था। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज के लिए निकले, लेकिन वो अमेरिका पहुंच गए। और वास्को डी गामा भारत की खोज में सफल हो पाए थे, वो एक गुजराती व्यक्ति की सहायता से भारत में पहुंचे थे। तो वास्को डी गामा पुर्तगाली थे, तो भारत में पहले आने वाले पुर्तगाली थे। उसके बाद में डचों के बाद में अंग्रेज की बाद में डेनिश, और डेनिश की बाद में फ्रांसीसी। तो इस तरह से 5 यूरोपीय कंपनियां भारत में आती है। आपको क्रम ध्यान रखना है, पीछे क्लास में बता चुका हूं। अगर कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो पहले पुराना वीडियो देखिए, फिर क्रम से आगे चलेंगे तो हमको चीजें और पॉइंट अच्छे समझ में आएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम स्टडी कंटिन्यू करते हैं। देखें, आधुनिक भारत, और आज का हमारा जो चैप्टर या पॉइंट है उसका नाम है पुर्तगालियों का भारत में आगमन। और इसी के साथ हम दूसरी कंपनी भी देख लेंगे, डचों का भारत में आगमन। छोटा सा है डचों के भारत में आगमन। तो हम चर्चा करते हैं पुर्तगालियों के भारत में आगमन की। तो सर्वप्रथम 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। ठीक है, 1498 में वास्को डी गामा एक लंबी समुद्री यात्रा करके भारत में आता है। भारत में वह जिस स्थान पर आता है या जिस स्थान पर उसका जहाज रुकता है, उस स्थान का नाम है कालीकट। जी हाँ, प्रश्न आएगा कि वास्को डी गामा 1498 में भारत के कौन से बंदरगाह पर उतरा, तो उस बंदरगाह का नाम है कालीकट। उस समय वहां का शासक जैमोरिन था। क्या नाम था उसका? वहां का शासक जैमोरिन था। और जैमोरिन ने कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे वास्को डी गामा का स्वागत किया। तो प्रश्न है कि जैमोरिन ने किस पुर्तगाली नाविक यात्री का स्वागत किया था? वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा को भारत की खोज का या भारत की नए मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जैमोरिन ने स्वागत कर दिया। उद्देश्य क्या था? व्यापार। तो वास्को डी गामा ने भारत में आकर के जिस वस्तु का व्यापार किया, उस वस्तु का नाम था काली मिर्च। इंपॉर्टेंट है, किसका व्यापार किया था? काली मिर्च। अच्छा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यूरोपीय कंपनियों को भारत में आने के लिए भारत के गरम मसालों ने आकर्षित किया था। भारत में बहुत सारी सौंदर्य प्रधान सामग्री, विलासिता की सामग्री तो मिलती ही थी, लेकिन इसी के साथ गरम मसालों ने आकर्षित किया था। उसी में से एक मसाला है जिसका नाम है काली मिर्च। तो यूरोप एक ठंडे प्रदेश में है, तो वहां पर गर्मी के लिए गरम मसालों की आवश्यकता थी, या फिर वहां पर बनाए गए सामान को स्टॉक, लंबे समय तक स्टॉक रख सके, उसके लिए गरम मसालों की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार के लिए आकर्षित होती है। तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंच करके भारत में जिस वस्तु का व्यापार किया वह थी काली मिर्च। और इस काली मिर्च से वास्को डी गामा ने अपना सारा यात्रा का भार निकाल करके 60 गुना प्रॉफिट कमाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने 1 रुपए में काली मिर्च परचेज की तो उसको 60 रुपए में बेचा। तो 60 गुना प्रॉफिट कमाया किसने? वास्को डी गामा ने। किस मिर्च से? काली मिर्च से। अब जब काली मिर्च के साथ व्यापार कर लिया, यात्रा का भार निकाल करके 60 गुना उसको प्रॉफिट हो गया, वह वापस गया 1499 में। ठीक है, कब चला गया वापस? 1499। 1498 में आया था और 1499 में वापस चला गया। जब वहां पर उसने काली मिर्च का व्यापार किया, इतना उसको प्रॉफिट हुआ, तो अन्य यूरोपीय देश या अन्य पुर्तगाली कंपनियां आकर्षित हुई भारत के साथ में व्यापार करने के लिए कि वहां पर सिर्फ इतने
कम इन्वेस्टमेंट करके हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ऐसे में पुर्तगाली चाहते थे या पुर्तगाली शासक चाहते थे कि भारत में हम एक अपनी फैक्ट्री लगाएं या भारत में कोई स्थायी स्थान बनाए। तो इसी उद्देश्य से 1499 वापस लौटा। 1500 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है पेट्रो अल बवरेज। जी हाँ, इंपॉर्टेंट नेम है, पेट्रो अल बवरेज कैब्रल। ये दूसरा पुर्तगाली है जो भारत में आया था। पहला पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डिगामा और दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति पेट्रो अल बवरेज कैब्रल, दूसरा पुर्तगाली जो भारत में आया। 1502 में वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आता है। पहली बार 1498 में और दूसरी बार 4 साल बाद या 3.5 साल बाद वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आया। और लाभ हुआ ना उसको 60 गुना, किससे? काली मिर्च से। तो अब की बार उसको फैक्ट्री या कोठी डालेगा ना। तो वास्को डिगामा ने कोचिन में पहली फैक्ट्री डाली 1503 में। इंपॉर्टेंट है, 1503 में वास्को डिगामा ने कोचिन में पहली फैक्ट्री डाली। ठीक है, तो कोचिन इनका पहला व्यापारिक केंद्र था। नेक्स्ट है, अब व्यापारिक केंद्र बन गया, व्यापार बढ़ने लग गया, तो ऐसे में आवश्यकता हुई कि इस व्यापार को संभालने के लिए एक मैनेजर की आवश्यकता होगी, एक ऐसा मैनेजर जो संपूर्ण व्यापार को संभाल सके। इसीलिए पुर्तगाल से या पुर्तगाली शासक ने भारत में एक पुर्तगाली गवर्नर बना करके भेजा जो मैनेजमेंट संभाले। तो ऐसे में एक व्यक्ति है जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डिगामा है और पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, जो 1505 से लेकर के 1509 लगभग 4 साल तक पुर्तगाली गवर्नर बनकर के भारत में रहता है। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509, और इस व्यक्ति ने या इस गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। इंपॉर्टेंट है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा अपनाई गई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, अपन इसको समझे। इसको बोलते हैं नीले पानी की शांत नीति। ठीक है, तो ब्लू यानी कि पानी, ब्लू यानी नीला और समुद्र का पानी नीला, वाटर, तो ब्लू वाटर पॉलिसी। अब पुर्तगाली भारत में सत्ता व्यापारिक अधिकार लेना चाहते थे, तो उन्होंने इस समुद्र के किनारे किनारे अपनी फैक्ट्रियां डालना प्रारंभ कर दिया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी, इसकी 2 उद्देश्य थे। एक तो ये, अगर अन्य कोई यूरोपीय कंपनी भारत में आकर के व्यापार करना चाहेगी तो उन्हें रोक लिया जाएगा, भाई यहाँ तो हमारा अधिकार है। ठीक है, उन्हें भारत में प्रवेश करने से ही रोक लिया जाएगा, व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। दूसरा ये, अभी पुर्तगाली इतने भी सक्षम नहीं है कि भारत के मिड में जाकर के वो अपनी व्यापारिक कोठियां बनाए। किनारे किनारे कोठियां रखी, जैसे ही अगर कोई संघर्ष हो या विवाद हो तो वो यहाँ से निकल चले। तो ऐसे में ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, जो 1505 से 1509 तक था पहला पुर्तगाली गवर्नर। इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि पहला पुर्तगाली गवर्नर, ब्लू वाटर पॉलिसी। नेक्स्ट है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद में दूसरा गवर्नर आता है जिसका नाम है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क सेकंड गवर्नर जनरल है। इसे ही पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसने व्यापारिक कोठियों के साथ साथ कुछ राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त किए। तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि 1510 में, जी हाँ 1510 में, इसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को विजय कर लिया। तो बीजापुर के सुल्तान उस समय यूसुफ आदिल शाह थे। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय थे। कृष्णदेवराय ने अल्बुकर्क को, या कृष्णदेवराय के कहने पर अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके गोवा पर अधिकार कर लिया। और गोवा पुर्तगालियों के अधिकार में कब आया? 1510 में। ठीक है, तो गोवा पर अधिकार कर लिया। और 1510 से लेकर के 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों का ही अधिकार है। भारत आजाद हो गया 1947 में, लेकिन गोवा अभी भी पुर्तगालियों के अधिकार में था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उस दौरान भी गोवा पुर्तगालियों के पास ही रहा। तो थोड़ी सी पुर्तगाली संपूर्ण भारत को चुनौती दे रहे हैं कि ये क्षेत्र हमारा है, लेकिन वो क्षेत्र भारत की सीमा के अंदर था। अतः लंबे समय के बाद में 1561 में पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ा था। तो 1561 तक गोवा पर अधिकार रहा। और पहली बार अधिकार कब हुआ? 1510 तक। ठीक है,
एक गवर्नर जनरल है जिनका नाम है नीनो डी कुल्हा, ठीक है। नीनो डी कुल्हा ने 1530 में गोवा को राजधानी बना लिया। 1530 में इन्होंने किसको राजधानी बनाया? गोवा को राजधानी बनाया। देखो 10 में तो अधिकार किया था, इंपॉर्टेंट क्षेत्र था, इसीलिए नीनो डी कुल्हा ने इसे 1530 में राजधानी बनाया, जो कि 1961 तक इनकी राजधानी रहती है, ठीक है। अब विशेष बात देखें हम पुर्तगालियों को लेकर के, एक पॉइंट है एस्तादो द इंडिया। प्रश्न आ जाए एस्तादो द इंडिया है क्या? तो एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य का नाम है। जब पुर्तगालियों ने भारत पर अधिकार किया तो इस क्षेत्र पर, इस संपूर्ण क्षेत्र पर, जिसे हम बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, इस संपूर्ण क्षेत्र पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया। अब जब यहां से कोई भी जहाज या कोई व्यापारिक कार्य होता था तो इस समुद्र पर पुर्तगालियों का अधिकार था। तो ये सामुद्रिक साम्राज्य को ही क्या कहा गया है? एस्तादो द इंडिया, ठीक है। एक समय तो ऐसा था कि हिंद महासागर पुर्तगालियों की झील हो गई थी, मतलब ये इतना बड़ा महासागर जिस पर सिर्फ अधिकार किसका था? पुर्तगालियों का। तो पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य का नाम क्या है? एस्तादो द इंडिया। एक और पॉइंट है कार्टस, छोटे छोटे प्रश्नों में आ जाता है कार्टस क्या है। तो कार्टस की बात करूं, ये एक परमिट था। यह एक क्या था? परमिट था या आज्ञा पत्र था। अगर किसी भी व्यक्ति को भारत से बाहर अन्य किसी देश के साथ में व्यापार करना है या उसे किसी भी उद्देश्य से समुद्र में उतरना है, चाहे से वो मक्का मदीना की यात्रा के लिए जाए या किसी देश में घूमने के लिए जाए, तो अपने जहाज को इस समुद्र में उतारने के लिए उन्हें पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ती थी। उसी परमिशन या एक परमिट या आज्ञा पत्र को ही क्या कहा गया था? कार्टस कहा गया था। पुर्तगालियों का प्रभाव इतना था कि अकबर महान को भी समुद्र में जाने के लिए या फिर मक्का मदीना की यात्रा के लिए पुर्तगालियों की परमिशन लेनी पड़ी थी। तो कार्टस क्या है? एक परमिट या आज्ञा पत्र है। एस्तादो द इंडिया क्या है? ये पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था। नेक्स्ट बात करूं, पुर्तगालियों की उपलब्धि क्या थी भारत को क्या दिया पुर्तगालियों ने? तो पहला पॉइंट है, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। और वो कब की गई थी? 1556 में। और वो किस स्थान पर की गई थी? गोवा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके चलो कि पुर्तगालियों की भारत में बड़ी उपलब्धि क्या थी या भारत के लिए क्या योगदान था। तो भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस 1556 में स्थापित हुई। ये गोवा में स्थापना हुई इसकी, और इसकी स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। नेक्स्ट है, मक्का व तंबाकू की खेती का प्रारंभ किया तो पुर्तगालियों ने। तो मक्का और तंबाकू भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। जहाज निर्माण का श्रेय किसे गया है? पुर्तगालियों को गया है। ऐसी बात नहीं है कि पुर्तगालियों से पहले हम जहाजों में नहीं बैठे थे या हमारी नाविक शक्ति नहीं थी, हमारे पास नौसेना नहीं थी। हमारे पास नौसेना थी। जैसे हम चौल चहल पांड्य पढ़ेंगे, दक्षिण भारत के राज्य थे जो समुद्र के समीप थे, तो वहां पर नौसेना थी, लेकिन छोटे स्तर की नौसेना थी। तो बड़े स्तर पर जहाज निर्माण का कार्य पुर्तगालियों ने भारत में किया। स्थापत्य में ये एक शैली लेकर के आए थे जिसका नाम था गॉथिक शैली। कौन सी शैली लेके आए थे? गॉथिक। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। गॉथिक शैली क्या है? कार्टस क्या है? एस्तादो द इंडिया क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी किसे कहते हैं? पहला गवर्नर कौन है? पहला व्यक्ति कौन है पुर्तगाली? दूसरा व्यक्ति कौन है? ये सब छोटे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 गोवा, मक्का व तंबाकू खेती का प्रारंभ, जहाज निर्माण और स्थापत्य में कौन सी शैली लेकर के आए थे? गॉथिक शैली। गॉथिक शैली क्या है? जैसे कि जो हमारे मंदिर और जो प्रवेश द्वार होती थी वो कुछ इस प्रकार की होती थी या फिर इस प्रकार की होती थी। पुर्तगालियों ने एक नई गॉथिक शैली लेकर के आए थे जिसमें ऊंची ऊंची मीनारों का निर्माण हुआ। इस प्रकार की ऊंची ऊंची मीनारों का निर्माण हुआ, ठीक है, जिनकी मेहराब नुकीली हुआ करती थी। इस प्रकार से नुकीली मेहराब वाली, तो नुकीली मेहराब, ऊंची मीनारी, ये सब गॉथिक शैली में बनी हुई है जो पुर्तगालियों का योगदान था। नेक्स्ट है, कालांतर में यानी कि आगे चलकर पुर्तगाली भारत में स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सके, यानी अपनी सत्ता को नहीं जमा सके। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुर्तगालियों का पतन क्या हो गया? प्रारंभ हो गया, जिसका सबसे बड़ा कारण था डचों का आगमन। और डचों के आगमन से डचों ने पुर्तगालियों को चुनौती दी, दोनों में संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में डच विजय रहे, यानी कि पुर्तगालियों से आगे रहे, क्योंकि डचों की जो नाविक शक्ति थी वो क्या थी? बेस्ट थी। भाई सारा रोल इस समुद्र का ही तो था, इस मार्ग का ही तो था। तो जिसका इस क्षेत्र पर नियंत्रण होगा वही भारत या अन्य पश्चिमी पूर्वी देशों पर अपना अधिकार बनाएगा।
तो डचों की नाविक शक्ति बेस्ट थी, जिसकी वजह से पुर्तगालियों का पतन प्रारंभ हो गया और उनका जो व्यापारिक क्षेत्र था वो बहुत सीमित रह गया। ठीक है, क्योंकि जब ये विदा लेंगे वो तो 1961 का समय होगा ना, लेकिन पूरी भारत में इनकी सत्ता नहीं बन पाई और इनका व्यापारिक क्षेत्र क्या हो गया, सीमित। किसकी वजह से, डचों के आगमन, क्योंकि उनकी नाविक शक्ति क्या थी, बेस्ट। तो पहली व्यापारिक कंपनी हमने देखी पुर्तगाली। हम दूसरी व्यापारिक कंपनी भी देख लेते हैं, छोटी सी कंपनी है जिसका नाम है डच। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में, और 1602 में ही इस कंपनी का आगमन कहाँ हो गया, भारत में। अब भारत में आगमन हुआ कंपनी का, तो फैक्ट्री या फिर व्यापारिक केंद्र की स्थापना की आवश्यकता होगी। तो 1605 में मुसलीपट्टनम 1605 में मुसलीपट्टनम में प्रथम व्यापारिक कोठी डचों ने डाली थी। ठीक है, 1605 मुसलीपट्टनम में प्रथम व्यापारिक कोठी डचों ने डाली। 1653 में चिनसुरा जो बंगाल में स्थित है उसको अपना मुख्य केंद्र बनाया। 1653 में चिनसुरा बंगाल को अपना मुख्य व्यापारिक केंद्र, जैसे कि पुर्तगालियों ने गोवा को अपना मुख्य केंद्र बनाया था, उसी प्रकार से डचों ने चिनसुरा बंगाल को अपना मुख्य व्यापारिक केंद्र बनाया। इनका भी व्यापार चलता रहा 1653 से आगे जाकर के। जब अंग्रेजों का आगमन हुआ, इन्हीं के साथ साथ आगमन होगा, अंग्रेजों का प्रभाव ज्यादा भारत पे रहा, उनकी रणनीति ज्यादा थी, महत्वपूर्ण थी, कूटनीति से काम लिया। तो अंग्रेज भारत में सत्ता स्थापित करने के प्रयास में सफल रहते हैं, लेकिन इनके बीच में चुनौती देने वाले कौन थे, डच थे। पुर्तगालियों को तो पहले ही पतन हो चुका था, अब डचों के साथ अंग्रेजों को संघर्ष करना पड़ा, और डचों में और अंग्रेजों में एक युद्ध होता है जिसका 1759 में, और उस युद्ध का नाम है वेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध है, वेदरा। 1759 डचों में और अंग्रेजों में युद्ध होता है, और इस युद्ध में डच हार जाते हैं, और हारने के बाद में डचों का भी भारत में साम्राज्य स्थापना का जो उद्देश्य था वो असफल हो गया, और डच भारत से विदा ले लेते हैं। अपने सब कुछ जो भी उनकी जो कोठियां वगैरह थी, जो व्यापारिक केंद्र थे, उन्हें बेच देते हैं, और कालांतर में डचों ने अपना मुख्य केंद्र इंडोनेशिया को बनाया, यानी भारत से बाहर इंडोनेशिया को बनाया, क्योंकि उनकी गर्म मसालों में ज्यादा रुचि थी, जो भारत के साथ साथ इंडोनेशिया देश में भी थे, तो ये इंडोनेशिया चलते हैं। तो ये आज की क्लास थी। आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आधुनिक भारत, पुर्तगालियों का आगमन। पहला पुर्तगाली जो आया वास्को डी गामा, भारत की खोज का श्रेय वास्को डी गामा। जिस स्थान पर पहुंचा वो कालीकट था। स्वागत किसने किया, ज़ैमोरिन ने। व्यापार किसका किया, काली मिर्च ने। वापस कब गया, 1499 में। कितना लाभ कमाया, 60 गुना लाभ कमाया। 1500 में दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति पेट्रो अल्बेवरेज कैब्रल। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया, कोच्चि में पहली फैक्ट्री डाली। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला पुर्तगाली गवर्नर, पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्बुकर दूसरा गवर्नर, पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक। 1510 में बीजापुर की सुल्तान से गोवा छीन लिया और गोवा पर अधिकार कर लिया। नीनो डी कुन्हा ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया 1530 में, जो कब तक रही, 1961 तक। विशेष एस्तादो द इंडिया, पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य। कार्टेज एक परमिट था, समुद्री यात्रा के लिए सभी को पुर्तगालियों से परमिट या आज्ञा पत्र लेना होता था। योगदान क्या रहा, पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 गोवा। मक्का में तंबाकू खेती का प्रारंभ। जहाज निर्माण का कार्य। स्थापत्य की कौन सी शैली का विकास किया, गोथिक शैली का। पुर्तगालियों सत्ता प्राप्त करने में असफल रहे। 17वीं शताब्दी में इनका पतन प्रारंभ हो गया, जिसका कारण डचों की नाविक शक्ति। डचों का आगमन 1602 में, पहली फैक्ट्री मुस्लिम पट्टम में। 1653 में चिनसुरा बंगाल को मुख्य केंद्र बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट डेट डचों के लिए जो है वो है 1759, बेदरा के युद्ध में डच और अंग्रेजों में संघर्ष हुआ, और जिसमें डच पराजित हुए और अंग्रेज विजय हो गए। डचों का भारत से पलायन हो गया और अंग्रेज की सत्ता बन जाती है। ये हमारी आज की क्लास जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये क्लास इंपॉर्टेंट है किसके लिए, बीए पार्ट 3 के लिए, यानी कि जो कॉलेज के स्टूडेंट है बीए 3rd ईयर में, वो इस क्लास को रेगुलर करें। और अगर कोई प्रश्न है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए। धन्यवाद। इसके आगे हम देखेंगे अंग्रेज।